हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। लास्ट टॉपिक का पढ़ा था कोलराउस लॉ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही थी, उसमें कोलराउस लॉ बताया था आपको। एक बार मैं रिमाइंड कराऊंगा उसको, कोलराउस लॉ होता क्या है, फिर उसके बाद में अपन इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो कोलराउस लॉ के लिए कहा था कि ये ओनली एप्लीकेबल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो पाते, इसलिए उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी थी उसको अपन ने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर जो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इस तरीके से अपन ने उसको समझा था। उसको अपन जो है इस तरीके से लिख सकते हैं लैम्डा एम नोट या फिर लैम्डा एम इनफाइनाइट, और कुछ बुक्स है ना उसमें इस लैम्डा को बस इतना ही बना हुआ है ऐसे। तो इस तरीके से आपको कहीं पे लिखा मिल जाए या फिर इस तरीके से कहीं पे लिखा मिल रहा है, तो इसको भी आप क्या मानेंगे, ये भी इनसे रिलेटेड ही है ये। तो कहीं पे इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, कुछ में ऐसे भी दे रखा है, पता नहीं डिफरेंट टाइप के जो है वो क्यों बना रखे हैं, ऐसे लिखा ईएम और ईएम नोट और ईएम इनफाइनाइट ऐसे। ये सब के सब जो है ना वो क्या है, मोलर चालकता और अनंत मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हुई है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कैटायन और उसका जो है ना अपने पास जो मोलर कंडक्टिविटी थी वो, ऐसे ही नंबर ऑफ एनायंस और इसी तरीके से लैम्डा ए इनफाइनाइट। तो C4 कैटायन और यहाँ पर A4 है एनायन, मतलब कैटायन जो है उसका नंबर और उसकी मोलर कंडक्टिविटी, एनायन और उस एनायन का नंबर और उसकी मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करते हैं ना ऐड, तो अपने पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है। तो अपन टॉपिक जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझिएगा इसको। एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ, तो कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, या पूरा लिख देता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, और वो भी कौन सी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि एसिड हुआ तो इनऑर्गेनिक वाला जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और ऑर्गेनिक वाला जो है वो क्या होगा, वीक होगा। अगर बेस है तो बेस में अगर एल्कली मेटल के साथ OH है तो स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज जो है वो वीक है। तो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, उससे समझेंगे इस चीज को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हायर एजुकेशन जो है ना उनमें भी कोलराउस लॉ आता है। जैसे कोई बीएससी करता है, एमएससी करता है या कंपटीशन की प्रिपरेशन करता है, उसमें आता है ये। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड जो है वो क्या है, एक तरह से वीक एसिड है क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बन प्रेजेंट है इसके अंदर। तो जैसे इसमें वाटर में डिसॉल्व करेंगे इसको तो इसका आयोनाइजेशन इस तरीके से होगा, लेकिन ये वीक है, इसका मतलब इस तरीके से इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए अपन मोलर कंडक्टिविटी की जगह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल रहे हैं। अब जो मैं बोल रहा हूं वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, एक तो देखो पहले इसकी फॉर्म समझ लो, इसको एग्जामिनर जो है ना चेंज करके ऐसे भी लिख सकता है, क्योंकि ये जो H है H, उसके अलावा जो ग्रुप बचा हुआ पीछे CH3COO, इसको बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं, एसीटेट। ठीक है, तो एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है इसको HAC, मतलब हाइड्रोजन एसीटेट हो गया एक तरह से। तो एसिटिक एसिड को HAC भी लिख सकते हैं और CH3COOH भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी होती है ना आपको, तो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए इसको, इलेक्ट्रोलाइट जो है ना अपन को कितने लेने होते हैं, 3 लेने होते हैं, और वो भी स्ट्रॉन्ग। ऐसा क्यों, और 3 ही क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, उससे कम क्यों नहीं ले सकते? तो उसका रीजन जो है ना वो ये है कि आपके पास जो एसिड या बेस कुछ भी अपने पास जो प्रेजेंट होगा उसमें एक तो कैटायन होगा, एक एनाइन होगा। इसका मतलब एक कंपाउंड तो ऐसा लेंगे जिसके अंदर उसमें प्रेजेंट कैटायन अपन को मिल जाए, दूसरा अपन ऐसे लेंगे जिससे उसमें प्रेजेंट जो है वो एनाइन अपन को मिल जाए। क्लियर है? उसके अलावा फिर अब तीसरा क्यों लेंगे, स्टूडेंट बोलते हैं सर फिर तीसरा क्यों ले रहे हैं, तो तीसरा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आयन को अपन डायरेक्ट नहीं ले सकते, आयन के साथ दूसरा ग्रुप भी अटैच होगा, तो उसको रिमूव करने के लिए, जैसे यहाँ पर जो एग्जाम है उसमें से दिया होता है कि NaC, जैसे इसको बोल रहे हैं हाइड्रोजन एसीटेट, तो इसको कैसे बोलेंगे, सोडियम एसीटेट। एक लिखा हुआ HCl और एक NaCl। ध्यान से देखो इसको, इस तरीके से 3 जो है ना अपन यहाँ पर इसके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग ही है, तो
तो आप पिछला लास्ट जो वीडियो था उसमें आप बिल्कुल क्लियरली आपको बताया गया है कि सोल्ट, एसिड और बेस को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो वीकली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इनको अपन इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे। तो आप उसको देखिए, रिमाइंड कीजिए उसको एक बार। तो यहाँ पर सोडियम एसिटेट है ना, वो स्ट्रॉन्ग है, HCl भी स्ट्रॉन्ग है और NaCl भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके लिए जो है ना रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है, तो इस फर्स्ट वाले कंपाउंड से कुछ मिलेगा क्या, इसमें मिलेगा कौन सा, AC-, इसमें H है तो ये किससे मिल जाएगा, इससे। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना होगा। तो न्यूमेरिकल के लिए पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो ये होगा कि आपको HAC के लिए क्या करना होगा, HAC के लिए आपको अगर क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी, तो आप क्या करेंगे, लैम्डा नोट NaAC प्लस लैम्डा नोट HCl और माइनस लैम्डा नोट NaCl। आपको क्या करेगा एग्जामिनर, इन तीनों की वैल्यू दे देगा, इनकी तीनों की वैल्यू दे देगा और ऐसे बोलेगा कि HAC है ना, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो। तो आपको करना क्या होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी वैल्यू को ऐड करना है और कौन सी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए एक लाइन में बोल रहा हूँ, उसका ध्यान रखो। तो जो आपको पास इलेक्ट्रोलाइट दिए होंगे 3 दिए होंगे, मैंने बता भी दिया कि 3 क्यों दिए हुए होंगे। उनमें से 2 को ऐड करना होता है, 1 को माइनस करना होता है। उसके बाद में कौन से 2 को ऐड करेंगे, तो ध्यान से सुनो, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उनको ऐड कर देते हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको माइनस कर देते हैं। ये लाइन ध्यान रखो बस। जैसे इसमें रिक्वायरमेंट किसकी थी, H और AC की, तो देखो AC तो इससे मिल गया, H इससे मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है ना इसको समझ सकते हैं कि इन दोनों की रिक्वायरमेंट थी इसलिए ऐड कर दिया इनको, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए इसको माइनस कर दिया। ये तो हुआ कि जो न्यूमेरिकल है उसको सोल्व करने का मेथड। अब मैं बताता हूँ इसका जो डेरिवेशन है वो क्या हो सकता है। तो डेरिवेशन देखते हैं अभी अपन यहाँ पर। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो वीक एसिड होता है उसके लिए कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसको डेराइव करते हैं अपन। तो जैसे मैंने भी बताया कि एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है जिसके लिए अपन को क्या निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसके लिए ये कंपाउंड लिया था अपन NaC, उसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na+ और AC-। तो यहाँ पे लिख दे लैम्डा नोट NaAC इक्वल टू आ जाएगा, ये इसका आयन एक ही है, इसका मतलब इसका नंबर तो दे नहीं रखा इसलिए सीधे आ जाएगा ये। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड जो अपने पास दिया हुआ था वो दिया हुआ था HCl को ब्रेक करोगे आप तो क्या आंसर आएगा, H+ और Cl-। तो आ जाएगा लैम्डा नोट HCl इक्वल टू लैम्डा नोट H+ और प्लस लैम्डा नोट Cl-। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। थर्ड जो फॉर्मूला दे रखा था वो दे रखा था NaCl को डिसोसिएट करोगे तो आंसर आएगा Na+ प्लस Cl-। तो होगा लैम्डा नोट NaCl इक्वल टू लैम्डा नोट Na+ और प्लस लैम्डा नोट Cl-। ये हुआ थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या बताया था आपको, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको ऐड करते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको रिमूव कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके थर्ड इक्वेशन जो है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिला, AC मिल जाएगा, सेकंड से H मिल जाएगा, जिसको अपन ने इसको कैसे लिखा था, HAC लिखा था। तो इसलिए अपन इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, 1 का मतलब क्या हुआ, लैम्डा नोट NaAC, 2 का मतलब क्या हुआ, लैम्डा नोट HCl, 3 का मतलब क्या हुआ, लैम्डा नोट NaCl। ठीक है, उसके बाद में देखो इसके जो आयन होंगे वो ये वाले होंगे, इसके जो आयन होंगे वो ये है और इसके लिए बोलेंगे तो ये है। ठीक है, तो देखो Na यहाँ पर किसका है, प्लस का, लेकिन इधर अगर आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसके Na से ये वाला Na कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही AC जो है वो क्या बच जाएगा, रिमेनिंग बच जाएगा, AC कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, प्लस इसका H+ है ना, इसका H+ वो ऐसे कैसे बचा रहेगा, क्योंकि किसी के अंदर और किसी में H+ नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका जो Cl- है ये माइनस होने की वजह से इसके Cl- से इसका जो Cl- है वो क्या कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, H+ और AC-। इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो कंबाइन करने के बाद क्या आ जाएगा, लैम्डा नोट HAC। तो ये जो फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था इसको यहाँ पर लिख दो, वही फॉर्मूला जो अपने पास क्या आ जाएगा, डेराइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ कोई भी वीक एसिड है ना उसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। वैसे ये थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के अंदर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, अपने सिलेबस में केवल यही दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर वीक एसिड के बजाय क्या गिवन होता, वीक बेस गिवन होता, कौन सा, वीक बेस गिवन होता, जैसे मान लो ये होता NH4OH, क्या होता, NH4OH। तो इसके लिए भी अपन को 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही लेने पड़ते, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही यहाँ पर लेने पड़ते,
तो वो कौन कौन से होते हैं, तो अपन देखो क्या डिसाइड करेंगे। एक तो ऐसा लो जिसके अंदर NH4 प्रेजेंट हो तो NH4Cl, दूसरा जो है ना वो ऐसा हो सकता है जिसके अंदर OH प्रेजेंट हो तो अपन ले सकते हैं NaOH, और तीसरा ऐसे लो जिसके अंदर इस दोनों में जो एक्स्ट्रा आ गए ना, वो एक्स्ट्रा आ गए उनको रिमूव करने के लिए जो चाहिए होता है वो, जैसे इसमें एक्स्ट्रा कौन आ गया Cl, इसमें नीचे है ना इसलिए Cl यहाँ पे लिख दो, दूसरे वाले में कौन एक्स्ट्रा आ गया Na, इसलिए थर्ड कंपाउंड आप जो है दो कंपाउंड डिसाइड कर लोगे ना फर्स्ट और सेकंड, तो थर्ड अपने आप डिसाइड हो जाएगा, तो थर्ड पे गौर नहीं करना। तो इस तरीके से ये डिसाइड हो गया। अब अगर आप अगर डेरिवेशन की फॉर्म में सोल्व करोगे तो करना क्या होगा, NH4Cl को इस तरीके से ब्रेक कर देना, सबको ब्रेक कर देना इस तरीके से। मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। करना क्या होगा, आपको अगर पूछेंगे लैम्डा नॉट NH4OH ये कितना होगा, तो देखो इन दोनों इनमें से ऐड किसको करना है और रिमूव किसको करना है डिसाइड कर लो। तो NH4 इसके अंदर है, इसमें भी है, OH इसके अंदर है, इसमें भी है, इसका मतलब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो लैम्डा नॉट NH4Cl प्लस लैम्डा नॉट NaOH और माइनस लैम्डा नॉट NaCl। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, कि कोई भी वीक बेस दे रखा है ना उसको भी अपन इसी तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। वही 3 इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, 2 को ऐड करना होगा, 1 को रिमूव करना होगा। ऐसे ही अगर कोई न्यूट्रल दिया होता है, न्यूट्रल का मीनिंग यहाँ पर है कि जो एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करे, और ऐसा एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है H2O। तो आपसे पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है कि H2O जो है ना उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। तो फिर से वही बात रिपीट करेंगे, इसके लिए भी कितने इलेक्ट्रोलाइट लेने होंगे, वही 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ना वो अपन को लेने होंगे। तो इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, H+ और OH माइनस। तो H+ के लिए आप ले लो सिंपलेस्ट कंपाउंड HCl, OH माइनस के ले लो NaOH, और थर्ड कंपाउंड को देखना ही नहीं होता, इनमें से एक्स्ट्रा आ रखे उनको लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास अब जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, लैम्डा नोट H2O इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा नोट HCl प्लस लैम्डा नोट NaOH और माइनस लैम्डा नोट NaCl। यही हुआ। तो इस तरीके से देना अपने पास आंसर आ जाएगा कि H2O के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि इस पहले वाले में H+ है, दूसरे वाले में OH माइनस है, तीसरे वाले को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है इसमें न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ऐसे वैल्यूज गिवन होगी इनकी और इसके लिए बोलेंगे वो। अब ये न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू इस तरीके से दी जा सकती है, उनको आप जो है सोल्व कर लीजिएगा। अब अपन इसके आगे देखते हैं। देखो एक ट्रिक अपन बोल सकते हैं इसको, कि मान लो आपको एसिड और बेस आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब आपको पता कैसे लगेगा कि एसिड कौन सा लेना है, बेस कौन सा लेना है। तो आप कुछ भी मत करो, जिसका अपन को डिटरमाइन करना है ना, इसका निकालना है। ये ट्रिक है इसकी कि आपको एसिडिक एसिड है ना उसके लिए ये पता लगाना है कि कौन कौन से अपन को इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लेने हैं। तो ये एसिड है, इसका मतलब इसकी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा दो। किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से। तो स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो। तो ये फर्स्ट वाला कंपाउंड आपके पास आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, कि इसकी रिएक्शन एसिड है नहीं एसिड, इसका मतलब इसकी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा दो। तो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराने पर फर्स्ट कंपाउंड आ जाएगा। ऐसे ही ये बेस है, इसका मतलब इसकी रिएक्शन किससे करा दो, एसिड से रिएक्शन करा दो। एसिड से, एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड से कराओ, HCl से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो NH4Cl कंपाउंड अपने पास आ जाएगा। तो एक कंपाउंड अपन को पता लग गया। तीसरे कंपाउंड का ध्यान रखना नहीं होता, दूसरे कंपाउंड में जो है बेस वाला अपन को डिसाइड करना होता है। तो ये हुआ अपने पास फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। उसके बाद में आगे जो है ना और एप्लीकेशन होंगी इसकी। ठीक है, तो उनको अपन जो है बाद में देखेंगे। जैसा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ कि जो है आप ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है या फिर जितने भी नोट्स आपको प्रिपेयर कराए जा रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको आप रेगुलर नोट करते रहिए। इसको बिल्कुल सीरियसली लीजिए। मैंने पहले भी कहा है आपको कि आप इसको मजाक में मत लें। आपका सिलेबस कंटिन्यूअसली चल रहा है, बिल्कुल फ्लो में चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपका कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा न्यूमेरिकल सहित। और आपको अगर प्रॉब्लम है कहीं पे कि भाई सर हमें नोट्स भी प्रोवाइड कराइए, आप नोट्स की प्रॉब्लम है अगर, तो मैं आपको अभी तो प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास वर्कलोड ज्यादा है। मैं आपको नोट्स भी जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। अभी जो है अपने अकॉर्डिंग है वो नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और अभी तक आपने अगर अपने जो साथी हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी इस 12th क्लास के अंदर है, उनको नहीं बताया तो प्लीज आप उन तक इनको पहुंचाइए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन इसकी सेकंड एप्लीकेशन और जो कोलराउस लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उस पोर्शन को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ था ना ये यही था। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जो वीडियो है ना उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।